देखो, ऐसा है, तुम्हें मैंने बताया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारे जितने भी डिसीजंस लेने वाले हैं, वो डिसीजंस को हम लोग चार पार्ट्स में बांट सकते हैं ब्रॉडली। एक डिसीजन है तुम्हारा कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। दूसरा है तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। तीसरा है तुम्हारा वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। और चौथा है तुम्हारा डिविडेंड डिसीजंस। पिछली दो तीन क्लासेस में हमने जो भी ब्रॉडली डिस्कस किया, उसके बाद अब हमने ये वाला चैप्टर स्टार्ट करना है, कैपिटल बजटिंग। और अगर इसको तुम ध्यान से देखोगे तो जितनी भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स की मैनेजमेंट होती है, वो सब हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ना है। ऐसा होता है फिक्स्ड एसेट्स में, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं। और लॉन्ग टर्म डिसीजंस का मतलब हमने कम से कम 10 साल के लिए फिक्स एसेट खरीदनी है, तो इसके अंदर हम्म इसके अंदर हम लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है, मतलब ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब यहां से नया पार्ट शुरू हो जाएगा। अब तक एक तरह से मैं तुम्हारे को पिछली दो तीन क्लासेस में जो कुछ हुआ है उसको रिपीट करना। अब ये हमने इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, इस पर दो तरह के डिसीजन हम लोग लेते हैं। या तो प्रॉफिट बेस्ड डिसीजंस लेते हैं कि हम इससे कितना कमाने वाले हैं, और या हम लोग कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस बेस्ड डिसीजंस लेते हैं कि हम इससे कितना इनफ्लो लेने वाले हैं, कितना आउटफ्लो होने वाला है। प्रॉफिट बेस्ड डिसीजन और कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस बेस्ड डिसीजन, हम लोगों ने दो तरह के डिसीजन लेने कि हमने किसी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, या ये कहें कि लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करें या ना। अब यहां पर शुरू हो गया कि हमने कैपिटल बजटिंग में कितनी तरह के डिसीजंस लें। अब यहां से ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकल पार्ट में अब हम घुस गए। फर्स्ट, पहला डिसीजन तुम्हें लेना होगा एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन। यानी कि हमारे पास एक मशीनरी है, उस मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो अब हम ये सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट करें या ना करें, यस और नो। ये एक टाइप का डिसीजन। सेकंड टाइप का डिसीजन होता है बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। यानी कि हमारे पास दो मशीनरीज हैं या तीन मशीनरीज हैं, और हम लोग मोस्टली उसमें बेसिकली किसको यस करें, मशीनरी वन को यस करें या मशीनरी टू को यस करें और मशीनरी वन को नो करें। ये दूसरे टाइप का डिसीजन है। और एक तीसरी टाइप का डिसीजन है जो कैपिटल राशनिंग डिसीजन। कैपिटल राशनिंग डिसीजन। कैपिटल राशनिंग डिसीजन में मान लो मेरे पास मशीनरी वन, मशीनरी टू, मशीनरी थ्री, मशीनरी फोर, चार टाइप की, मैं छोटा ऑप्शन ले रहा हूँ,
कि 4 टाइप के ऑप्शंस हैं हमारे पास और मैं सबको ही यस कर सकता हूं, सारे फेवरेबल हैं मेरे लिए। बट मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मेरा बजट जो है वो कॉन्स्ट्रेंट है, मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं चारों मशीनरी में पैसा लगाऊं, अदरवाइज चारों ही मशीनरी मेरे लिए पॉजिटिव देने वाली है। तो मैं किसको यस करूं और किसको नो करूं, तो ये ध्यान से देखना। एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डिसीजंस और कैपिटल रास्टिंग डिसीजन, ये ऑलमोस्ट तुम्हारे सामने जितने क्वेश्चंस आएंगे उन सब में आपको शक्ल देखते ही ये पता लगेगा कि हमें इसके अंदर कौन सा डिसीजन लेना है। जैसे अगर आपके पास एक ही मशीनरी से रिलेटेड डिसीजन आएगा तो एक्सेप्ट रिजेक्ट के बारे में होगा, अगर आपको क्वेश्चन में 2-3 मशीनरीज पे होगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा और वो कहेगा कि सारी फेवरेबल है, तो फिर वो कैपिटल रास्टिंग में चला जाएगा। यहां तक एवरीथिंग इज ओके बच्चों? यस सर। यस सर। हाँ ठीक, यस सर। राइट। और अब यहां से टेक्निक्स स्टार्ट हो जाए। टेक्निक्स, अब मैं बिल्कुल चैप्टर के अंदर घुसता हूं। नंबर 1 टेक्निक है बच्चों तुम्हारी, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न चेक करना किसी भी फिक्स्ड एसेट में कि जो रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है वो कितना आ रहा है। और जितना आ रहा है, लेट अज्यूम हमने किसी मशीनरी का चेक किया 10% आ रहा है, तो क्या 10% हमारे लिए एक्सेप्टेबल है? ARR हमारे को इस पे बात करता है। नंबर 2 टेक्निक है बच्चों, पे बैक मेथड। अब बुक में पे बैक मेथड एक ही दिया हुआ है, लेकिन मैं पे बैक के 2 पार्ट कराता हूं। पे बैक नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लोज पर और डिस्काउंटेड कैश फ्लोज पर। नंबर 3 आ जाता है हमारा प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ये अब हम बेस्ट मेथड की तरफ चल पड़े। नंबर 4 आता है बच्चों हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इन सबके ना शॉर्ट नाम भी माइंड में रखना। ARR तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, पेबैक में हम इसको लिखेंगे PV, प्रेजेंट वैल्यू को हम लिखेंगे PV, नेट प्रेजेंट वैल्यू को लिखेंगे NPV। उसके बाद नेक्स्ट मेथड आएगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का, जिसको हम बोलेंगे PI मेथड। कई बार क्वेश्चन में बिल्कुल शॉर्टकट नाम ही आ जाते हैं। नंबर 6 होगा बच्चों आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, दैट इज IRR। एंड फाइनली होता है तुम्हारा टर्मिनल वैल्यू मेथड, दैट इज PV मेथड। इसमें से बेस्ट मेथड जो होता है वो आपका NPV मेथड माना जाता है। क्यों माना जाता है वो धीरे धीरे जब मैं एक एक मेथड के बारे में आपको समझाना शुरू करूंगा तो आपको क्लियर होना शुरू होगा। तो अब ध्यान से, 7 टेक्निक्स हैं, 3 तरह के डिसीजंस हैं, तो एक तरह से हमारे सामने 21 काइंड्स बन जाएंगे क्वेश्चन की। तो अब ये तीनों तरह के डिसीजंस हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चन पे लेना शुरू करेंगे वो अब आप जरा ध्यान से समझना शुरू करना। अब फर्स्ट मेथड में शुरू करता हूं तुम्हारे सामने। फर्स्ट मेथड इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अब देखो तुम ARR का फॉर्म। पहली बात तो ये टेक्निक प्रॉफिट बेस्ड है, इसमें हम लोग प्रॉफिट यूज करते हैं। ये एक अकेली टेक्निक ऐसी है जो प्रॉफिट बेस्ड होगी, बाकी सब में कैश फ्लोज होगी।
अब उनका क्या मतलब होता है वो मैं जब चलूंगा तो आपको बताऊंगा। एआरआर का फॉर्मूला हम लिखेंगे एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स। टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट्स हैं उनका एवरेज ले लेंगे, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट इंटू 100। और एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए एक फॉर्मूला लगता है, बहुत ही लॉजिकल फॉर्मूला है। नेट वर्किंग कैपिटल अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं तुम्हारे को, प्लस स्क्रैप वैल्यू प्लस हाफ ऑफ कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। देखो ऐसा होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब हमने किसी मशीन के अंदर कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। मान लो वो मशीन चलनी है 5 साल, तो पूरे 5 साल तक मैंने उस मशीनरी में ऑन एन एवरेज, द वर्ड इज एवरेज, कितना इन्वेस्ट किया हुआ। तो पहली बात तो ये, क्योंकि एवरेज है तो आपको ये पार्ट नजर आ रहा है, हाफ हाफ ऑफ कॉस्ट माइनस स्क्रैप, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है पॉकेट से। मेरी कॉस्ट कितनी लगी है, उसमें से स्क्रैप मुझे कितनी मिल जाएगी, उसका हाफ कर लेंगे। लेकिन स्क्रैप वैल्यू तो 5 साल या 6 साल, जितने साल बाद मशीनरी चलनी है उसके बाद मिलेगी। समझ रहे हो ना, ये तो उसके बाद मिलेगी। तो उतने पीरियड तक तो मेरी वो इन्वेस्टमेंट हुई रही, 5 साल तक। तो स्क्रैप वैल्यू जो है वो मेरी 5 साल तक इन्वेस्टेड रही। देखो बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल रहा हूं, तो मैंने 1 लाख की मशीनरी खरीदी, उसमें से 5,000 की स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी, तो 95,000 डिवाइडेड बाय 2 मेरी एवरेज इन्वेस्टमेंट 500 साल रही। प्लस 5 साल तक ये मेरी स्क्रैप वैल्यू भी इन्वेस्टेड रही है, तो मुझे 500 साल के एंड में मिलना है। प्लस अब सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट लगाऊंगा, जब कोई नई मशीनरी परचेज करूंगा, जब कोई नई फिक्स एसेट लाऊंगा, नई कोई टेक्नोलॉजी लाऊंगा, तो मेरा प्रोडक्शन करने का तरीका बेटर ही होता चला जाएगा। मैं कभी भी वर्स्ट करने के लिए तो करूंगा नहीं, बेटर करने के लिए करूंगा। अब अगर मैं बेटर कर रहा हूं तो इसका मतलब मेरी प्रोडक्शन बढ़ रही है, सेल बढ़ रही है, तो ऑब्वियस है मेरे डेटर्स भी बढ़ेंगे, क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे, स्टॉक भी बढ़ेगा, कैश फ्लो भी बढ़ेगा। तो ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा डिमांड, ज्यादा सेल करने के लिए ऑब्वियसली मेरे स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ जाएगी, ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी मेरे को। तो वो भी इसी मशीनरी की वजह से वो इन्वेस्टमेंट हो रही है वर्किंग कैपिटल में। तो इस मशीनरी में मेरी 5 साल तक कितनी इन्वेस्टमेंट रहेगी, ये सब कैलकुलेशन हम लोग आपको करके दिखा रहे हैं। नेट वर्किंग कैपिटल प्लस स्क्रैप वैल्यू प्लस हाफ ऑफ कॉस्ट माइनस स्क्रैप। बोलो यस और नो। ठीक है, Yes and no at the same time, sir. नो किस चीज के लिए? मेरे मैं को आपको सर। बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता जी। हूँ। मान लेते हैं मैं बुक का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक मशीनरी की कॉस्ट इनकर करी 56,125। ये मशीनरी चलनी है 5 इयर्स तक, और 5 इयर्स के बाद जो इसकी स्क्रैप वैल्यू मुझे रियलाइज होनी है वो है 3,000। अब जो इसके प्रॉफिट्स हैं वो ईयर 1, 2, 3, 4, 5, ये आफ्टर टैक्सेस है, आफ्टर टैक्सेस हमारे प्रॉफिट्स हैं 3,375, 5,375, 7,375। मैं बुक का सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूं, इसलिए आपको थोड़ी सी ऐसी फिगर्स नजर आ रही है। ये मैं मशीनरी
एक ही बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी जब मैं कंपैरिजन करना सिखाऊंगा एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन को समझाने के लिए, अभी जब मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ले आऊंगा तो एक मशीनरी 2 भी ले आऊंगा बीच में। तो मान लो मशीनरी 1, मेरी मशीनरी ए जो है, उसकी कॉस्ट आपको दी हुई है, 5 ईयर्स चलती है, स्क्रैप वैल्यू। सबसे पहले बात तो याद रख लो, जब तक कि स्पेसिफिकली मेंशन ना हो आपके क्वेश्चन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, आपने जो डेप्रिसिएशन लगानी है वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे लगानी है। और स्ट्रेट लाइन बेसिस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। 56,125 कॉस्ट माइनस 3,000 रुपीज स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 5, 53,125 डिवाइड बाय 5, 10,625 पर ईयर आपकी डेप्रिसिएशन आ गई। हालांकि अभी डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया। अब मैंने इसको ऐड किया, टोटल प्रॉफिट आए 36,875। तो एवरेज प्रॉफिट 36,875 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 7,375। और एवरेज इन्वेस्टमेंट, अब यहां पे ध्यान से समझना, 56,125 रुपीज मेरा इन्वेस्टेड रहेगा, 3,000 रुपीज आ जाएगा 5 साल के बाद। तो ऑन एन एवरेज मेरा कितना इन्वेस्टेड रहा, हाफ से डिवाइड कर देते हैं, एवरेज निकाल। लेकिन पूरे 5 साल तक मेरा ये 3,000 तो इन्वेस्टेड ही रहा ना, ये तो 5वें साल के एंड में जब मशीनरी बेकार हो जाएगी तब मुझे रिसीव होगा। और इसके लिए वर्किंग कैपिटल मान रहे हैं कि कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ। तो ये मैंने जब कैलकुलेट किया तो 29,562 रुपीज मेरी एवरेज इन्वेस्टमेंट रही। अब जिसको जो क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं। हाँ ठीक है ना, डन है ना। अच्छा जी, अब जरा ध्यान से एक ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है और ये वाली भी ध्यान रखनी है। और अब ARR मैंने कैलकुलेट किया, एवरेज प्रॉफिट 7,375 डिवाइडेड, यही थे ना फिगर, हाँ 7,375 डिवाइडेड बाय 29,562 इंटू इंटू 100। जब मैंने सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है 24.9%। अब एक्सेप्ट रिजेक्ट कैसे देखना है, वो फर्स्ट डिसीजन देखो बच्चों। एक्सेप्ट रिजेक्ट, अभी मैं एक मेथड में तुम्हें 2 तरह के डिसीजन बता रहा हूँ। एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन, हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है ये हमें बताया, या ऐसे समझ लो, इसको मैं CO नहीं लिखता, KO लिख देता हूँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी, मान लो मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 20% है और मैं कमा रहा हूं इससे 24.9%, तो इस केस में डिसीजन हो जाएगा यस। और अगर मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 25% है, मुझे मिनिमम चाहिए, और मैं कमा रहा हूं 24.9%, तो ऑब्वियसली ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ARR और फिर देखते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन कितनी है। भाई एक्सपेक्टेशन कैसे बनती है, मैं बड़ी एक लेमन की लैंग्वेज में तुम्हें अभी समझा देता हूँ। अभी मैं तुम्हें तो थोड़ा सा प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं बताता कि हाँ, इस मशीनरी को खरीदने के लिए मेरे पॉकेट में कुछ पैसा तो लगा होगा, और वो जो पैसा है जहां से आ रहा है वहां पर मुझे इतना तो देना ही पड़ेगा मिनिमम। या दूसरे शब्दों में बताऊं, ऑल्टरनेटिवली मैं इस पैसे से कितना और कमा सकता हूं। अगर मैं इस पैसे से 20% अर्न कर सकता था, ये वाला जो दिया हुआ है, तो मैं इस मशीनरी के अंदर जो है वो 24.9% अर्न कर रहा हूं। तो तभी मैंने इसके अंदर यस कर दिया कि ये बेटर है मशीनरी में पैसा लगा। लेकिन अगर दूसरी जगह पे मैं 25% अर्न कर रहा हूं, तो मैं इस मशीनरी में क्यों लगाऊंगा, तो मैं दूसरी जगह पे लगाऊंगा। इसीलिए ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा। यस और नो, ठीक है ना।
क्लियर? Yes, sir. हाँ, अब इसी के अंदर हम देखते हैं अगर मैं दूसरी बात करूं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो तुम्हें अब बेटर समझ में आ रही होगी मेरी बात। ये तो मैंने मशीनरी ए का कैलकुलेट किया, ARR 24.9%। इसी तरह से मुझे मशीनरी बी की भी कुछ फिगर दी होंगी, लेट अस अज्यूम उसकी फिगर आ जाती है 26.1%। तो कॉमन सेंस है, कोई पूछता है कौन सी बेटर है, तो हम कहते हैं मशीन बी बेटर है। लेकिन वो मशीन बी भी बेटर कब है, उसके साथ भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जरूर कंपैरिजन करना है। अगर मान लो मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% है, तो मशीनरी ए भी बेटर है, बी भी बेटर है, लेकिन दो में से एक चुननी है तो बी चुनेंगे। अगर मान लो मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 25% है, तो ए तो रिजेक्शन में चलेगी, तो सिर्फ बी ही चुननी है। और अगर मान लो मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही 28% है, तो ए बी में बेटर जरूर है बी, लेकिन दोनों रिजेक्टेड है बिकॉज ये मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही कवर नहीं करते। इस तरह से एक्सेप्ट रिजेक्ट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोनों एक साथ भी चल सकते हैं। देखो ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हमने एक्सेप्ट रिजेक्ट इस बात पे देखा कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, तो वहां से कंपैरिजन तो जरूर होना है। लेकिन अगर मान लो दोनों से ही कवरेज अच्छी हो रही है, फर्स्ट केस है हमारा, मान लेते हैं ये वाला, तो दोनों गुड है, तो फिर कौन से चुने? इन दैट केस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में पहुंच जाएंगे, दैट इज मशीनरी बी हम चूज करेंगे। गॉट इट और नॉट बच्चों? Yes, sir. ठीक है ना?